नमस्कार। आज हम क्लाउड स्टोरेज की दुनिया के एक बेहद जरूरी कह सकते हैं फाउंडेशनल हिस्से पर बात करने वाले हैं। हाँ, Amazon S3 की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल। और खास तौर पे S3 के दो मतलब कोर कॉन्सेप्ट्स, बकेट्स और ऑब्जेक्ट्स। सही। और ये कॉन्सेप्ट समझना AWS को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सर्टिफिकेशन एग्जाम्स में भी इनसे जुड़े सवाल खूब आते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है। तो S3 को ऐसे सोच सकते हैं कि क्लाउड में एक बहुत बड़ी, लगभग अंतहीन हार्ड ड्राइव। हाँ, एक तरह से जहां आप किसी भी तरह का डेटा रख सकते हैं, तस्वीरें, वीडियोस, लॉग फाइल्स, वेबसाइट का बैकअप, कोड, मतलब सच में कुछ भी। लेकिन आपने कहा एक तरह से, मतलब ये बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी हमारे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव होती है, इसमें कुछ अलग है। हाँ, बिल्कुल। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है समझने के लिए। S3 एक पारंपरिक फाइल सिस्टम नहीं है। अच्छा। जी, वो फोल्डर्स के अंदर फाइल्स वाला सिस्टम नहीं है। ये एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज। हाँ, यहाँ डेटा को बकेट्स नाम के कंटेनर्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। बकेट्स और ऑब्जेक्ट्स। हाँ, ये सुनने में शायद छोटा सा फर्क लगे, पर ये क्लाउड में डेटा स्टोर करने, एक्सेस करने और स्केल करने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। दिलचस्प। तो चलिए पहले इन बकेट्स से शुरू करते हैं। ये बकेट्स आखिर हैं क्या? आपने कंटेनर का? हाँ, बिल्कुल। बकेट को आप S3 में सबसे ऊपरी लेवल का कंटेनर समझ सकती हैं। जैसे एक बड़ा सा डिजिटल डब्बा जिसके अंदर आप अपनी सारी चीजें यानी ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। ओके, तो ये टॉप लेवल फोल्डर जैसा हुआ एक तरह से। कह सकते हैं, लेकिन फोल्डर शब्द थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है, जैसा हम आगे देखेंगे। पर हाँ, ये पहला लेवल है। इनके बारे में कुछ खास बातें याद रखनी जरूरी हैं। जैसे कि? पहली बात, और ये बहुत अहम है, हर बकेट का नाम पूरी दुनिया में, पूरे AWS इकोसिस्टम में यूनिक होना चाहिए। पूरी दुनिया में? हाँ, मतलब अगर मैंने माई टेस्ट बकेट 1 2 3 बनाया तो कोई और कहीं भी वो नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता। वो नाम आपके लिए रिजर्व हो गया जब तक आप बकेट डिलीट नहीं करते। ये इंटरनेट पर डोमेन नेम जैसा है, एक नाम एक ही मालिक। वाह, ये तो नाम सोचना भी एक काम हो गया फिर। हाँ, कभी कभी हो जाता है। दूसरी जरूरी बात, बकेट क्षेत्र आधारित रीजन स्कोप्ड होते हैं। मतलब? नाम ग्लोबल है, पर बकेट फिजिकली किसी एक AWS रीजन में रहता है, जिसे आप बनाते समय चुनते हैं। जैसे आपने मुंबई रीजन चुना, तो आपका बकेट और उसका सारा डेटा मुंबई रीजन के डेटा सेंटर्स में ही स्टोर होगा। अच्छा, तो नाम तो दुनिया में कहीं से भी एक्सेसिबल है, पर डेटा किसी एक लोकेशन पर है। लोकेशन मतलब रीजन, हाँ। हालांकि AWS उस डेटा को टिकाऊ बनाने के लिए उसी चुने हुए रीजन के अंदर कम से कम 3 अलग-अलग अवेलेबिलिटी जोन में उसकी कॉपी बनाकर रखता है। ओके, मतलब रीजन के अंदर भी फैला हुआ है डेटा। हाँ, ताकि ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। और तीसरी बात है नामकरण के नियम। नाम रखने के भी नियम है? जी हाँ, बकेट के नाम में सिर्फ लोअर केस अक्षर A to Z, नंबर 0 to 9 और हाइफन ही इस्तेमाल हो सकते हैं। सिर्फ लोअर केस, अपर केस नहीं? नहीं, अपर केस नहीं चलेगा, स्पेस भी नहीं, और नाम 3 से 63 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। डॉट भी इस्तेमाल हो सकता है, पर कुछ पाबंदियों के साथ। ये याद रखना पड़ेगा। लोअर केस, नंबर, हाइफन, 3 से 63 कैरेक्टर। हाँ, खासकर जब आप स्क्रिप्ट्स या कोड से बकेट बना रहे हो, तब ये नियम बहुत मायने रखते हैं। सही कहा। ठीक है, तो बकेट हुए हमारे रीजनल कंटेनर जिनके नाम ग्लोबल यूनिक हैं और कुछ नियमों के साथ बनते हैं। अब इनके अंदर क्या है? वो ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल, बकेट के अंदर होते हैं ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये मूल रूप से आपकी फाइल और उससे जुड़ी जानकारी यानी मेटा डेटा का एक पैकेज है। फाइल प्लस मेटा डेटा। हाँ, हर ऑब्जेक्ट के कुछ मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है की, चाबी। हाँ, आप इसे उस ऑब्जेक्ट का यूनिक नाम या पहचानकर्ता कह सकती हैं उस बकेट के अंदर। ये अक्सर फाइल के पाथ जैसा दिखता है, जैसे इमेजेस, वेकेशन, beach.jpg या डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट अल्फा report.pdf। अच्छा, तो ये फाइल का पूरा नाम और रास्ता हो गया बकेट के अंदर। हाँ, पर वो रास्ता असल में फोल्डर नहीं है, वो की का हिस्सा है। हम उस पर आते हैं। दूसरा हिस्सा है वैल्यू। वैल्यू मतलब डेटा। हाँ, वैल्यू ही आपका असली डेटा है। आपकी तस्वीर के बाइट्स, वीडियो का कंटेंट, टेक्स्ट फाइल के अक्षर, सब कुछ। ओके, की हो गया नाम, वैल्यू हो गया डेटा, और तीसरा है मेटा डेटा। मेटा डेटा ये डेटा के बारे में जानकारी है, जैसे जैसे कंटेंट किस टाइप का है, इमेज
जेपीजी, एप्लीकेशन पीडीएफ, फाइल आखिरी बार कब मॉडिफाई हुई थी, उसका साइज क्या है, क्या वो एन्क्रिप्टेड है वगैरह। आप अपना खुद का कस्टम मेटा डेटा भी जोड़ सकते हैं। अच्छा, मतलब डेटा के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी। बिल्कुल। और चौथा जरूरी हिस्सा है वर्जन आईडी। ये तब काम आता है जब आपने बकेट पर वर्जनिंग फीचर ऑन किया हो। वर्जनिंग मतलब फाइल के पुराने वर्जन सेव होते हैं। हाँ, अगर वर्जनिंग ऑन है तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को बदलते हैं या डिलीट करते हैं, S3 उसे हटाता नहीं बल्कि उसका एक नया वर्जन बना देता है। हर वर्जन को एक यूनिक आईडी मिलती है। अरे वाह, तो गलती से डिलीट हो जाए या ओवरराइट हो जाए तो पुराना वाला वापस ला सकते हैं। बिल्कुल, ये डेटा प्रोटेक्शन के लिए बहुत बढ़िया फीचर है। कमाल है। तो ऑब्जेक्ट हुआ की, नाम, वैल्यू, डेटा, मेटा डेटा जानकारी और वर्जन आईडी अगर वर्जनिंग ऑन है तो। एकदम सही। अब आपने वो फोल्डर वाली बात छेड़ी थी कि की में जो दिखता है वो फोल्डर नहीं है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। S3 में पारंपरिक फाइल सिस्टम की तरह असल में फोल्डर्स या डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हैं, लेकिन AWS कंसोल में तो फोल्डर दिखते हैं। हाँ, वो सिर्फ दिखाने का तरीका है यूजर की आसानी के लिए। जब आप images/vacation/beach.jpg जैसी की देखते हैं, तो images या images vacation कोई अलग से एंटिटी नहीं है। ये पूरी चीज images vacation beach.jpg ही उस ऑब्जेक्ट की यानी उसका नाम है। ओह, तो स्लैश सिर्फ नाम का एक कैरेक्टर। बिल्कुल। S3 के नजरिए से ये बस की का हिस्सा है। वो हिस्से जो स्लैश से पहले आते हैं उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं। कंसोल इन प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करके फोल्डर जैसा व्यू बना देता है, लेकिन बैकएंड में सब कुछ फ्लैट है। अरबों ऑब्जेक्ट्स एक ही लेवल पर हैं, बस उनके नाम, कीज अलग-अलग हैं। ये तो बड़ी बात है। इसका मतलब S3 को फोल्डर स्ट्रक्चर मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एग्जैक्टली। और यही वजह है कि S3 इतना ज्यादा स्केलेबल है। उसे नेस्टेड फोल्डर्स की हायरार्की नहीं देखनी पड़ती। हर ऑब्जेक्ट अपने नाम, की के साथ इंडिपेंडेंट है। इससे वो अरबों खरबों ऑब्जेक्ट्स को आसानी से मैनेज कर सकता है और बहुत तेज परफॉर्मेंस दे सकता है, खासकर जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो। समझ गया। तो फ्लैट स्ट्रक्चर ही इसकी स्केलेबिलिटी का राज है। ठीक है। बकेट समझ गए, ऑब्जेक्ट समझ गए। अब इन तक पहुंचना कैसे है? क्या इनका कोई वेब एड्रेस होता है? हाँ, होता है। S3 में हर बकेट का और अगर परमिशन हो तो हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक वेब URL होता है। URL मतलब वेब ब्राउजर में खोल सकते हैं? हाँ, अगर एक्सेस की अनुमति हो। URL का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है: https://bucket का नाम, .s3.region का कोड, .amazon.com ऑब्जेक्ट की। अच्छा, लेकिन क्या ये डिफ़ॉल्ट रूप से पब्लिक होते हैं? कोई भी खोल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये शायद आज की बातचीत का सबसे ज़रूरी पॉइंट है। डिफ़ॉल्ट रूप से S3 में बनाया गया हर बकेट और उसके अंदर रखा हर ऑब्जेक्ट पूरी तरह से प्राइवेट होता है। पूरी तरह प्राइवेट? हाँ, जब आप नया बकेट बनाते हैं या उसमें कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं, तो सिर्फ AWS अकाउंट का मालिक, रूट यूज़र या वो IAM यूज़र रोल जिसने उसे बनाया है और जिसके पास परमिशन है, वही उसे एक्सेस कर सकता है, और कोई नहीं। इंटरनेट से तो बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो आपकी टीम का कोई सदस्य हो, आपकी कोई एप्लीकेशन हो या फिर पूरी दुनिया हो, तो आपको स्पष्ट रूप से परमिशन देनी होगी। पर ये परमिशन कैसे देते हैं? इसके कई तरीके हैं जो अलग-अलग ज़रूरतों के लिए बने हैं। 1. IAM पॉलिसीज़। ये सबसे आम तरीका है अपने ही AWS अकाउंट के यूज़र्स, ग्रुप्स या रोल्स को कंट्रोल करने के लिए। आप बताते हैं कि कौन सा यूज़र किस बकेट पर क्या एक्शन, पढ़ना, लिखना, डिलीट करना वगैरह कर सकता है। 2. बकेट पॉलिसीज़। ये JSON फॉर्मेट में लिखी पॉलिसी होती हैं जो सीधे बकेट पर अटैच होती हैं। इनसे आप बहुत ग्रैनुलर कंट्रोल कर सकती हैं, जैसे किसी खास IP रेंज से ही एक्सेस देना, या सिर्फ HTTP कनेक्शन को अलाउ करना, या फिर बकेट को पब्लिक बनाना। पब्लिक एक्सेस के लिए बकेट पॉलिसी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। हाँ, अक्सर। और तीसरा तरीका है ऑब्जेक्ट ACLs, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स। ACLs? हाँ, इनसे आप हर एक ऑब्जेक्ट पर अलग-अलग परमिशन सेट कर सकती हैं, जैसे इस तस्वीर को ये यूज़र देख सकता है पर वो नहीं। लेकिन ये पुराना तरीका है और मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। आजकल AWS खुद बकेट पॉलिसीज़ और IAM पॉलिसीज़ इस्तेमाल करने की सलाह देता है, क्योंकि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल और आसान है। समझ गया। तो एक्सेस कंट्रोल ज़रूरी है और डिफ़ॉल्ट में सब बंद रहता है।
अब S3 की एक और चीज जो बहुत सुनने में आती है, ड्यूरेबिलिटी। वो 99.99999999% हाँ, 99.99999999% ड्यूरेबिलिटी, 11/9। 11/9। ये सुनने में तो मतलब अविश्वसनीय लगता है। इसका असल मतलब क्या है? डेटा कितना सेफ है? इसका मतलब है कि डेटा के खो जाने की संभावना लगभग शून्य है। AWS का दावा है कि अगर आप S3 में 10,000 ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं तो औसतन आप 10 मिलियन साल में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट खोने की उम्मीद कर सकते हैं। 10 मिलियन साल में एक? बाप रे। हाँ, व्यवहारिक रूप से इसका मतलब है कि आपका डेटा S3 में एक्सट्रीमली सुरक्षित है। AWS ये कैसे अचीव करता है? वो आपके हर ऑब्जेक्ट की कई कॉपीज बनाता है और उन्हें फिजिकली अलग-अलग बिल्डिंग्स यानी अवेलेबिलिटी जोन्स AZs में स्टोर करता है। वो भी उसी रीजन के अंदर कम से कम 3 AZs में। अच्छा, मतलब एक पूरा डेटा सेंटर तबाह भी हो जाए। तब भी आपकी डेटा की कॉपी दूसरे AZs में सुरक्षित रहेगी। यही है डिजाइन फॉर फेलियर फिलॉसफी। कमाल है। ये तो हुई ड्यूरेबिलिटी की बात, मतलब डेटा खोएगा नहीं। एक और शब्द आता है अवेलेबिलिटी। ये क्या है? अच्छा सवाल है। ड्यूरेबिलिटी और अवेलेबिलिटी में फर्क है। ड्यूरेबिलिटी मतलब डेटा का सुरक्षित रहना, खोना नहीं। अवेलेबिलिटी मतलब डेटा का उपलब्ध होना, यानी जब आपको जरूरत हो तब आप उसे एक्सेस कर पाएं। अच्छा, दोनों अलग हैं। हाँ, S3 स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास के लिए 99.99% अवेलेबिलिटी का सर्विस लेवल अग्रीमेंट देता है। ये भी बहुत हाई है, मतलब सिस्टम बहुत कम डाउन होता है, लेकिन ये 100% नहीं है। और ड्यूरेबिलिटी 11/9 से कम है। मतलब बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि आप कुछ सेकंड या मिनट के लिए अपना डेटा एक्सेस ना कर पाएं, लेकिन वो डेटा खोएगा नहीं, वो सुरक्षित रहेगा। ड्यूरेबिलिटी है डेटा की सुरक्षा, अवेलेबिलिटी है डेटा तक पहुंच। या- ठीक है, अब ये क्लियर हुआ? हाँ, और अलग-अलग S3 स्टोरेज क्लासेस की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम भी हो सकती है पैसे बचाने के लिए, पर ड्यूरेबिलिटी सभी क्लासेस में बहुत हाई रहती है। इस पर हम अगली बार बात करेंगे, स्टोरेज क्लासेस पर। अभी के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक स्टार्टअप है, वो एक ऐप बना रहा है जहां लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। उन्हें ये तस्वीरें कहीं स्टोर करनी है। रिक्वायरमेंट क्या है? एक, स्टोरेज बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो, फोटो खोनी नहीं चाहिए। 2, ऐप उन फोटोज को URL के जरिए दिखा सके। 3, उन्हें स्टोरेज सर्वर वगैरह मैनेज करने की कोई टेंशन ना हो। इस काम के लिए कौन सी AWS सर्विस फिट बैठेगी? ये तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक केस है Amazon S3 बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट्स के लिए। क्यों? देखिए, तीनों ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। पहली, ड्यूरेबिलिटी। S3 की 11/9 ड्यूरेबिलिटी ये पक्का करती है कि यूज़र की तस्वीरें सेफ रहेंगी। दूसरी, URL एक्सेस। S3 ऑब्जेक्ट्स को URL मिल सकता है। वो चाहें तो परमिशन सेट करके ऐप को एक्सेस दे सकते हैं या प्री साइंड URL जैसे सुरक्षित तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा, मैनेजमेंट। तीसरा, S3 पूरी तरह मैनेज्ड सर्विस है। सर्वर की चिंता नहीं, डिस्क स्पेस की चिंता नहीं, स्केलिंग की चिंता नहीं। बस API यूज करो, डेटा डालो, निकालो। जितना यूज करोगे उतना पैसा दोगे। तो स्टार्टअप के लिए ये एकदम सही सोल्यूशन है। हाँ, ये उदाहरण चीज़ों को बिल्कुल साफ कर देता है। अच्छा, कोई आम गलतियां या कंफ्यूजन पॉइंट्स जो लोगों को होते हैं S3 बकेट और ऑब्जेक्ट्स को लेकर? हाँ, कुछ चीजें हैं जो बार बार सामने आती हैं। नंबर 1, बकेट और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन। लोग कभी-कभी भूल जाते हैं कि पॉलिसी कहाँ लगानी है। याद रखें, बकेट कंटेनर है, ऑब्जेक्ट अंदर की चीज। आप बकेट पर पॉलिसी लगाकर अंदर के सभी ऑब्जेक्ट्स पर नियम लागू कर सकती हैं, या कम रिकमेंडेड हर ऑब्जेक्ट पर ACL लगा सकती हैं। नंबर 2, ग्लोबल बनाम रीजनल वाला पॉइंट। ये फिर से दोहराना जरूरी है। बकेट का नाम ग्लोबल यूनिक है, पर बकेट और उसका डेटा रीजनल है। ये URL में भी दिखता है जहां रीजन का कोड आता है। हाँ, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। और 3, अपलोड साइज लिमिट। एक सिंगल ऑब्जेक्ट का साइज 5 टेराबाइट TB तक हो सकता है, बहुत ज्यादा। लेकिन एक बार में एक सिंगल पुट ऑपरेशन से आप मैक्सिमम 5 गीगाबाइट GB ही अपलोड कर सकते हैं। सिर्फ 5 GB? अगर फाइल 10 GB की हो तो आपको मल्टीपार्ट अपलोड इस्तेमाल करना होगा। इसमें बड़ी फाइल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है, हर हिस्से को अलग अलग अपलोड किया जाता है। पैरेलल में भी कर सकते हैं, और फिर S3 उन हिस्सों को सर्वर पर जोड़कर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बना देता है।
AWS के SDK और CLI ये काम ऑटोमेटिकली कर देते हैं अक्सर। अच्छा, तो बड़ी फाइलों के लिए मल्टी पार्ट अपलोड जरूरी है? हाँ, और चौथी बात जो हम पहले भी कह चुके हैं लेकिन फिर से, डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी। सब कुछ प्राइवेट? हाँ, जब तक आप उसे बदलते नहीं। आजकल AWS कंसोल में ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट रूप से सभी बकेट्स पर ऑन रहती है, ताकि गलती से भी कोई बकेट पब्लिक ना हो जाए। अगर आपको पब्लिक एक्सेस देना है तो आपको जानबूझकर इन सेटिंग्स को ऑफ करना होगा और फिर पॉलिसी लगानी होगी। सेफ्टी फर्स्ट, बिल्कुल सही। ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। तो आज की हमारी चर्चा का एक छोटा सा रिकैप करें। जरूर। हमने देखा कि बकेट S3 में डेटा के लिए टॉप लेवल कंटेनर है। इसका नाम ग्लोबल यूनिक होता है, पर यह खुद रीजनल होता है। ऑब्जेक्ट हमारी असल फाइल और उसका मेटा डेटा है। इसकी एक की यानी नाम, वैल्यू, डेटा और अन्य जानकारी होती है। याद रखें, S3 में फोल्डर्स नहीं होते, सिर्फ की में प्रीफिक्स होते हैं जो फोल्डर जैसे दिखते हैं। सही। फिर हमने देखा कि S3 11 नाइन्स की ड्यूरेबिलिटी देता है, क्योंकि डेटा एक ही रीजन में कई AZs में रेप्लिकेट होता है। और एक्सेस IAM पॉलिसीज और बकेट पॉलिसीज से कंट्रोल होता है। और सबसे जरूरी बात, डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ प्राइवेट होता है। बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से इससे बकेट और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। ये AWS क्लाउड स्टोरेज की एकदम बुनियाद है। बिल्कुल। तो अगली बार हम S3 के स्टोरेज टियर्स या क्लासेस पर बात करेंगे। वो स्टैंडर्ड, इंटेलिजेंट टियरिंग, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ग्लेशियर वगैरह क्या हैं, कब कौन से इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, वो भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस के लिए। और जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। हमने ये समझा कि S3 का ऑब्जेक्ट स्टोरेज मॉडल पारंपरिक फाइल सिस्टम से अलग है, जहाँ फोल्डर्स और फाइल्स होती हैं। ये अंतर इतना महत्वपूर्ण क्यों है क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस के लिए, खासकर जब उन्हें पेटाबाइट्स या एक्साबाइट्स में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मैनेज करना होता है? तब ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्यों इतना पावरफुल साबित होता है? पारंपरिक फाइल सिस्टम की क्या सीमाएं हैं जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज तोड़ता है? जरा सोचिएगा इस पर।